हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स सी सेक्शन 48। यानी अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। तो डेफिनेशंस हमने देख चुके हैं और अब जो हम देखेंगे ये है एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, जो आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने ब्रीफ में समझाया था कि 5 स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। तो वो ये 5 स्टेप्स है, देखो। और अब तक तो आपको याद हो गए होंगे कि 5 स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करने का। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे। ये किस लिए करेंगे? फॉर डिटर्मिनिंग द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ द एसेट। करेक्ट। लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, ये आपको समझ में आएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग से। और पीरियड ऑफ होल्डिंग जैसे मैंने आपको समझाया, इट कैन ईदर बी 12 मंथ्स और 24 मंथ्स और 36 मंथ्स एज द केस मे बी। एक बार वो निकल गया तो फिर स्टेप 2 में हम लेंगे सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन पहले ग्रॉस आएगा, ग्रॉस सेल कंसिडरेशन, उसमें से अपन एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस कर देंगे, ब्रोकरेज वगैरह, तो अपने को मिलेगा नेट सेल कंसिडरेशन। एनएससी का मतलब है नेट सेल कंसिडरेशन है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं। गुड। उसमें से फिर अपन माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो स्टेप 3 आता है कॉस्ट। या फिर अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, है ना। सिमिलरली फोर्थ स्टेप जो है वो है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 4 के बाद आपको कैपिटल गेन मिल जाता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एज केस में भी। फिर पांचवा जो स्टेप है वो ऑप्शनल है। अगर आप एग्जामिशन लेना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करो और एग्जामिशन ले लो, नहीं चाहते हो तो मत लो, किसने कहा है लेने का, कोई कंपलसरी नहीं है। तो दैट इज स्टेप 5। तो अब अपन कम से कम 8-10 लेक्चर जो है हमारे वो ये कैलकुलेशंस पे चलेंगे, यानी कि अपने को 4 स्टेप्स करने का है हर बार। ओके। और उसके बाद जब अपन एग्जामिशन में जाएंगे तो फिर वो 5वां जो स्टेप है उसको स्टडी करेंगे। अब देखो फॉर्मूला भी दिया इधर, बहुत सिंपल रहता है। अगर शॉर्ट टर्म एसेट है तो उसका गेन कैसे निकालना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि सेल कंसिडरेशन। फिर उसमें से इसको ही अपन ग्रॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। कौन सा एक्सपेंडिचर? इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर, ट्रांसफर से रिलेटेड खर्चे, जैसे ब्रोकरेज हो गया, कुछ स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह देनी पड़ी वो हो गया, जो भी है। फिर आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों माइनस हो जाएंगे, तो अपने को मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एज द केस मे बी। और अगर लॉन्ग टर्म है तो उसमें सेम है, सिर्फ यहां पे डिफरेंस आ जाता है, इंस्टेड ऑफ प्लेन कॉस्ट वी रिड्यूस इंडेक्स्ड कॉस्ट। और इंडेक्स्ड वर्ड मैंने आपको समझाया था लेक्चर 1 में कि समझ में नहीं आएगा, तो इसको याद रखने के लिए क्या बोलने का? इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ओके। अब वो इन्फ्लेशन से वर्ड आता है इन्फ्लेटेड, तो इन्फ्लेशन को ऐड करना होता है। तो ये प्लेन कॉस्ट है, उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर दो तो बन जाता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो वो इंडेक्सेशन क्यों देते हैं वो भी अपन आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 48 है सेल कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन सबको मालूम है, व्हाट इज सेल कंसिडरेशन? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो लॉ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वर्ड यूज किया है, तो फुल वैल्यू यानी कि सब कुछ। तो सब कुछ का मतलब क्या होता है? अरे सब कुछ ऐसा हो सकता है ना कि आपने मेरे को पहले 50 लाख दिए, फिर और 10 लाख दिए, फिर 30 लाख दिए, फिर 40 लाख दिए। यानी अगर आप मेरे को कंसिडरेशन पार्ट पार्ट में अगर दोगे अलग अलग वक्त पे, लेकिन उसी एसेट के बदले, तो उन सबको अपन ऐड करेंगे, फुल वैल्यू निकालेंगे। तो उसमें लिखा है फुल वैल्यू मीन्स द एंटायर और द होल अमाउंट दैट द ट्रांसफरर रिसीव्स or is entitled to receive as consideration for the capital asset transferred without any deduction। फुल का मतलब है पूरा अमाउंट, उसमें से कोई भी चीज़ माइनस मत करो, फुल वैल्यू। तो फुल वैल्यू को ही अपन ग्रॉस भी बोलते हैं, ग्रॉस कंसिडरेशन। फिर उसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो है वो माइनस करेंगे।
वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ब्रोकरेज भी आप लिख सकते हैं, शेयर मार्केट में ब्रोकरेज जाता है, इवन रियल एस्टेट मैं अगर अपना घर बेचूँ तो ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ता ना, तो वो भी सब माइनस हो जाएगा। फिर इंटरेस्टिंग कुछ सेक्शंस अपन पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि जो प्राइस पे आप एसेट को बेचोगे वो हम लेंगे। यानी मेरे पास एक गोल्ड का नेकलेस है, गोल्ड का नेकलेस है, मैंने 50 लाख में बेचा, फुल वैल्यू 50 लाख, तो 50 लाख क्या बनेगा, ग्रॉस सेल कंसिडरेशन, है ना। लेकिन कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि आप अंडर स्टेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि ऑन पेपर आप 50 लाख में नहीं बेचोगे, जैसे कोई चीज़ है, एक एसेट है जिसको 50 लाख में मेरे को बेचना है, आप बायर में सेलर, हमारा डील हुआ, हमारे डिस्कशंस हुए और हम प्राइस के उस पे नतीजे पे पहुंचे कि 50 लाख में डील होगा। अब फिर मैंने आपको कहा कि देखो एक काम करते हैं कि 20 लाख का तो मैं बनाता हूं सेल डीड, डॉक्यूमेंट ऑफ सेल जो है उसको 20 लाख पे बनाते हैं, तो 20 लाख आप मेरे को चेक से दे देना, चेक आरटीजीएस बैंक ट्रांसफर से, और बाकी जो 30 लाख है ना वो रोकड़ा कैश में एडजस्ट कर लेंगे। अब अगर आप ऐसा करोगे तो गवर्नमेंट का तो नुकसान होता है ना, दिस रिजल्ट्स इन टू थिंग्स, टैक्स एविजन, क्योंकि जो 30 लाख सेल कंसिडरेशन में आना चाहिए वो नहीं आ रहा, तो कैपिटल गेन में नहीं दिखेगा, कैपिटल गेन में नहीं आएगा तो टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरी बात, ब्लैक मनी, काला धन भी जनरेट होता है, कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के हजारों, क्या बोलते हैं उसको, हटकंडे मैं हटकंडे वर्ड यूज कर रहा हूँ, एम्प्लॉय करता है, यानी डिफरेंट टेक्निक्स, हटकंडे यानी टेक्निक्स गवर्नमेंट यूज करता है कि ये कैश जो है ये थोड़ा कम हो जाए, जो भी हो, जैसे डिमोनेटाइजेशन भी आया था कुछ साल पहले, तो वो भी एक उसका वो था कि भैया कैश ट्रांजैक्शन जो है उसको अवॉइड करने का, सबके पैसे बैंक में आओ, बैंक में डालना चाहिए, तो गवर्नमेंट इसको अवॉइड करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन असफल ही रहता है। आज तक तो कोई भी इवन डिमोनेटाइजेशन कोई सफल हुआ नहीं, और वापस सब कैश में कन्वर्ट हो गया जितने लोगों का था, सिर्फ नोट चेंज हो गए, बाकी कैश पहले बैंक में गया, वहां से वापस कैश में आ गया। चलो ठीक है, कोशिश अच्छी बात होती है, गवर्नमेंट ट्राइज एंड वी विश गवर्नमेंट ऑल द बेस्ट। एनीवेज, तो इस तरह से क्या होता है कि कैश एडजस्टमेंट्स होते हैं, और ये कैश एडजस्टमेंट्स जो है वो खास करके जो प्रॉपर्टी डील्स होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो डील्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा होते थे। उसको रोकने के लिए उन्होंने एक सेक्शन डाला है 50C, तो वो अपन देखते हैं। एंड दिस 50C इज सिमिलर टू 43CA इन बिजनेस हेड, सेम टू सेम है, बिल्कुल डुप्लीकेट है, वो बिजनेस हेड में है, यानी अगर लैंड आपके पास एज अ बिजनेस एसेट हो, स्टॉक इन ट्रेड हो, तो वहाँ वो सेक्शन लगेगा बिजनेस हेड के लिए, और अगर वही आपका कैपिटल एसेट है लैंड या बिल्डिंग, तो फिर 50C लगेगा। अगर आप बिजनेस हेड नहीं पढ़े हो, अभी 50C पढ़ रहे हो, कैपिटल गेन से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये पहले पढ़ लो, बाद में जब आप वहाँ बिजनेस हेड में जाओगे 43CA देखोगे तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सो दे आर डुप्लीकेट्स ऑफ ईच अदर, ओके। सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि अगर लैंड या बिल्डिंग आपका कैपिटल एसेट है तो 50C लगेगा, और यही लैंड बिल्डिंग अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो बिजनेस हेड का सेक्शन लगेगा, ओके। तो यहां पर अब क्या टेक्निक गवर्नमेंट ने यूज किया है वो देखो। टेक्निक ऐसा है, गवर्नमेंट कहता है कि आप लैंड या बिल्डिंग बेच रहे हो, मैंने कहा यस, गवर्नमेंट कहता है कितने में बेच रहे हो, तो देखो इसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए अपने को एग्जांपल वही लेना पड़ेगा, हाँ, कि मेरा लैंड बिल्डिंग जो भी है मैं बेच रहा हूँ 50 लाख में, हमारा डील 50 लाख का हुआ है, लेकिन सेल डीड में हम 20 लाख लिखेंगे जो आप मेरे को चेक से देंगे, और बाकी 30 लाख जो है वो हम कैश में एडजस्ट कर लेंगे, ओके। तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर ये लैंड बिल्डिंग का ट्रांजैक्शन है तो हम एक चीज को बीच में डालेंगे। मैंने पूछा
कौन सी चीज़ को बीच में डालेंगे आप? तो गवर्नमेंट ने कहा स्टैम्प वैल्यू। अब देखो, यही अगर ट्रांजैक्शन 50 का 20-30 का जो डिवीजन है, ये अगर अपन गोल्ड ज्वेलरी में करें या ऐसी कोई चीज़ में करें, तो गवर्नमेंट के पास कोई उसको मेजर करने का मापदंड नहीं है, कोई मेजर ही नहीं है कि भैया तुमने कैश लिया होगा या लिया हो सकता है। ये प्रूफ कैसे होगा? भाई मेरी मर्जी है, मैं बेचूं जितने में, तो वहां तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लैंड या बिल्डिंग के केस में गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास एक दूसरा एक्ट है, एक दूसरा एक्ट है जिसके अंदर हम आपके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाते हैं ऑन दी परचेज एंड सेल ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड्स। यानी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसके ऊपर अपने को स्टैम्प ड्यूटी लगती है ना। स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ अ वैल्यू, वैल्यू विच इज डिटरमिन्ड बाय द स्टैम्प अथॉरिटीज। तो स्टैम्प एक्ट्स है, उसके अंदर जो अथॉरिटीज है उनका काम है कि हर जगह का वैल्यूएशन करना कि इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होगी। तो उसको रेडी रेकनर रेट भी कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पूरे वैल्यूएशंस के बुक होते हैं, तो बुक को रेडी रेकनर कहते हैं। तो वो जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखे हैं उसको अपन स्टैम्प वैल्यू कहेंगे, स्टैम्प ड्यूटी नहीं, स्टैम्प वैल्यू। और उस स्टैम्प वैल्यू पे फिर वो एक परसेंटेज से 5-6-8% होता है, उससे स्टैम्प ड्यूटी रिकवर करते हैं। ओके, तो वो गवर्नमेंट का वैल्यूएशन हो गया इन सिंपल वर्ड। स्टैम्प वैल्यू मींस गवर्नमेंट्स वैल्यूएशन। हमने एक्चुअल में बेचा 50 लाख में, लेकिन दिखाया तो 20 है ना। गवर्नमेंट के वैल्यूएशन बुक के हिसाब से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 46 लाख है और हमारे सेल डीड में सेल ट्रांजैक्शन कितने पे दिख रहा है? 20 लाख पे दिख रहा है। ऑफ कोर्स बाकी 30 लाख मैंने कैश में लिया है, लेकिन ऑन पेपर तो 20 दिख रहा है ना। तो गवर्नमेंट कहता है ये 20 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस 20। तो 50C बनाकर सोल्यूशन दिया गवर्नमेंट ने, और इसमें ये कहा कि आपका जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है उसको कंपेयर किया जाएगा विद स्टैम्प वैल्यू, और अगर स्टैम्प वैल्यू ज्यादा होगा तो फिर स्टैम्प वैल्यू को सेल कंसिडरेशन डीम किया जाएगा। कितना डीम किया जाएगा? स्टैम्प वैल्यू, अगर ज्यादा है तो। लेकिन उसमें एक छोटा सा मार्जिन भी दिया है, मार्जिन है 5% का। तो मैंने कहा कि मेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन तो 20 लाख है, अब 20 लाख का 5% निकालो, 1 लाख आएगा मेरे ख्याल से। मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, 20 का 5% निकाल के देखते, यस 1 लाख। तो इसका मतलब यह है कि अगर स्टैम्प वैल्यू देखा जाए, और स्टैम्प वैल्यू क्या है कि 20 लाख और 80,000 है, यानी 5% के रेंज के अंदर ही है ना। 1 लाख का रेंज है 5%, यानी 5% इज 1 लाख। तो मैंने अगर एक्चुअल में 20 में बेचा और स्टैम्प वैल्यू अगर 21 या उससे कम रहा तो हम स्टैम्प वैल्यू को इग्नोर करेंगे। तो उतना मार्जिन ऑफ एरर दिया है गवर्नमेंट ने, उतना मार्जिन हम एक्सेप्ट करेंगे बोलता है, तो अच्छी बात है। सो इफ माई एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज से 100 lakhs and stamp value is less than or equal to 105, then stamp value will not be considered. जो अपना एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है वही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर स्टैम्प वैल्यू 105% से ज्यादा है, यानी मेरा एक्चुअल अगर 20 है और स्टैम्प वैल्यू 22, 23, 25, 26 है, तो फिर अपन स्टैम्प वैल्यू को लेंगे। तो कितना मार्जिन ऑफ एरर एक्सेप्टेड है? 5%। 5% किसका? एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का। तो इस तरह से सेक्शन बना है, बहुत सिंपल है। उसका लॉजिक समझ में आ गया ना? सेक्शन का लॉजिक क्या है कि वो जो कैश डील्स होते थे ना, कैश ट्रांजैक्शन, उसको रोकने का। लेकिन इसके दो क्या बोलेंगे इसको अपन, इम्प्लीकेशंस है, एक फायदेमंद वाला और एक प्रॉब्लमेटिक। दो क्या है मैं आपको अभी देखो धीरे धीरे समझाता हूँ सब। तो चलो पहले तो अपन स्टडी करते। देखो 50C क्या बोलता है? स्पेशल प्रोविजंस फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो स्पेशल प्रोविजन का मतलब ही है, आप ऊपर में लिख दो, डीम्ड सेल कंसिडरेशन।
डीम्ड सेल कंसिडरेशन। तो क्या बोलता है, सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू लैंड और बिल्डिंग और बोथ, मीन्स दिस सेक्शन इज ओनली फॉर immovable property, not for movable. Where actual sale consideration is less than stamp value, adopted or assessed or assessable, तीन वर्ड है देखो, adopted, assessed और assessable by the stamp valuation authority, then the stamp value shall be deemed to be the full value of consideration. अब यहाँ assessable वर्ड जो है वो भी एक काम का है, एक पुराना केस आया था, कुछ कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, दे आर एग्जेम्प्टेड जोन्स यू कैन से, तो वहाँ गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी रिकवर नहीं करता। तो ऐसे कोई लैंड को अगर मैंने बेचा जहाँ स्टैम्प ड्यूटी लगती च नहीं, तो वहाँ स्टैम्प वैल्यूएशन भी नहीं होगा, और अगर वहाँ स्टैम्प वैल्यू ही नहीं है तो फिर जो मेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना, ऐसा मतलब हो गया। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, अगर वहाँ स्टैम्प ड्यूटी नहीं भी लगती तो भी अगर लगेगी, अगर इफ एप्लीकेबल, तो वहां का वैल्यूएशन कितना होगा ये भी कंसिडर किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने असेसेबल वर्ड को भी इंक्लूड करके रखा है। असेस्ड या अडॉप्टेड वर्ड जब आएगा जब स्टैम्प ड्यूटी लगती है तो वहां तो असेसमेंट होगा ही होगा, लेकिन ऐसी कोई जगह है जहां स्टैम्प वैल्यू नहीं लगती तो असेसमेंट भी नहीं होगा। आज की तारीख में द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैव नॉट असेस्ड द वैल्यू, कोई बात नहीं, ऐसी जगह में अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो जाके उसको असेस करके अपने को देगा, वो कहेगा कि अगर यहाँ स्टैम्प ड्यूटी लगता तो मैं इतना वैल्यू निकालता, तो उसको बोलते हैं असेसेबल। फिर वो जो स्टैम्प वैल्यूएशन हो सकता है उसको भी कंसिडर करना पड़ता है यहाँ पर। आई समझ, गुड। तो बोलता है कि स्टैम्प वैल्यू को लो, शैल बी डीम टू बी द कंसिडरेशन, लेकिन एक्सेप्शन डाला है कि where the stamp value is equal to or less than 105% of actual consideration, then the actual consideration itself shall be deemed to be the full value of consideration, यानी कि स्टैम्प वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन, मार्जिन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी ये मेरा अगर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है, $100, तो उसका मार्जिन कितना हो गया, 5% मार्जिन, तो 5% एनहांस करके ये 105 आ जाता है ना, प्लस 5%। तो अगर स्टैम्प वैल्यू, अब देखो ये तो मेरा एक्चुअल हो गया, नाउ इफ द स्टैम्प वैल्यू SV इज लेस देन दैट 105, तो स्टैम्प वैल्यू मान लो कि 72 इंच है, तो अपन क्या लेंगे 105, अपन एक्चुअल सेल कंसिडर, ओह सॉरी ऐसी गलतियाँ देखो आप भी करोगे एग्जाम में, अरे भाई मेरे 105 क्यों लेंगे, 100 लेंगे ना, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन तो 100 है। तो देखो ना, देखो मैं कैसे गलतियाँ कैसे होती है कि अपन इसका 105 निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे और फिर बोलेंगे कि अच्छा विच एवरेज मोर ले लो, तो ये ज़्यादा है तो इसको ले लो, तो गलत, आंसर 0 हो जाएगा तुम्हारा। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 100 है, तो अपन 100 या 72 को कंपेयर करेंगे तो 100 लेंगे, ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में देखते हैं कि अगर स्टैम्प वैल्यू 104 भी अगर है, यानी 100 से तो ज्यादा है, मगर इसमें जो 5% हमने ऐड किया उससे कम है, 5% के रेंज के अंदर है, फिर इसको इग्नोर करेंगे और अपन 100 ही लेंगे, तो यहां पे भी 100 ही लिया जाएगा, ओके। लेकिन अगर स्टैम्प वैल्यू 110 हो, यानी 105 से भी ज्यादा हो, तब अपन 110 लेंगे। अंडरस्टूड, लिख लो। ओके, फिर आ जाओ, तो यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद एक इशू आया, तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको समझने के पहले मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा। अब देखो,
होता क्या है कभी कभी कि लैंड के और ये सब बिल्डिंग के जो मैटर्स है इसमें वक्त लगता है, बड़ा वक्त लगता है। तो एक सेलर है मिस्टर अमर, नाम ही अमर है, बाकी सब मरने वाले होते हैं। आज तक कोई इंसान अमर हुआ नहीं है, नाम होता है। अच्छा चलो, तो अमर है, अमर के पास एक ज़मीन है, वो निकालता है उसको बेचने के लिए। बहुत ढूंढता है, अल्टीमेटली एक क्लाइंट आता है, दो चार आते हैं, बात करके निकल जाते हैं, फिर और तीन चार आते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन वो भी भाग जाते हैं। तो जो भी है चल रहा है। अब फाइनली एक पर्सन आया, मिस्टर अजय। अजय इज द बायर एंड अमर इज द सेलर। इनके बीच में फाइनली डील हुआ। तो डील जब हुआ तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। पहले एग्रीमेंट बनता है ना, फिर अमर ने अजय को और 6-7 महीने का वक्त दिया। इतना टाइम तो रहता, क्योंकि दिस इज अ ह्यूज प्रॉपर्टी। इसकी कीमत कितनी है मालूम है? 75 करोड़। तो भाई अजय को वक्त भी तो चाहिए ना 75 करोड़ जमा करके इसको देने के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं। तो एग्रीमेंट बना 10 तारीख का, 10 अक्टूबर का एग्रीमेंट बना, 10-10। और इस एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी का डील जो है वो 75 करोड़ में फिक्स हुआ। द प्राइस फिक्स्ड बिटवीन देम इज 75 करोड़। ठीक है। इसी दिन 10-10 को ही जो स्टैम्प वैल्यू था गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से ऑन 10-10 वो था 74 करोड़। तो 74 करोड़ का स्टैम्प वैल्यू था और 75 में इन्होंने डील किया। अच्छा, कोई टैक्स प्लानिंग भी इसमें होता है, मैं आपको धीरे धीरे सब बताता हूँ, अभी उसको जाने दो, अभी इसको अपन स्टडी करते हैं। ये डील हुआ कब हुआ? 10 अक्टूबर को। चलो बहुत अच्छी बात। लेकिन अब 6 महीने का वक्त भी दिया है। वो 6 महीने तो पेपर पे रहता है, फिर 8, 10, 12 महीने तो कभी भी हो जाता है। अच्छा, ये जब एग्रीमेंट बना और स्टैम्प वैल्यू वगैरह सब था, तो कुछ तो टोकन तो देना पड़ता ना। तो अजय वुड हैव गिवन सम मनी टू अमर। अजय वुड गिव सम मनी टू अमर कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरे नाम से बुक करने के लिए एक टोकन एक रहता है, कुछ छोटा भी रह सकता है, थोड़ा बड़ा भी रह सकता है, जो भी है आपस में डिसाइड करते हैं। तो अजय ने पेमेंट किया 10-10 को ही। कितना पेमेंट किया? 7 करोड़ एज टोकन बाई चेक। कोई भी बैंक इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए, चेक, फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वगैरह जो भी है, जो कि साबित हो सके कि यस ये पेमेंट हुआ था, बैंक अकाउंट में दिख जाता है ना। तो इसको पेमेंट दिया, फिर मामला गया बस्ते में, ठंडे बस्ते में, क्योंकि अजय को वक्त मिल गया 6 महीने का, 6 महीने ने वन अटेम्प्ट। तो खैर वो तो अभी उसको 1-2-4 तो लग ही जाते हैं, यानी वो जाने दो, वक्त तो लग जाता है। बैड जोक्स। तो अजय फाइनली पैसे से जमा करके आया। कब आया मालूम है? अगले साल के 15 सितंबर को आया। नेक्स्ट ईयर 15 सितंबर को आके कहता है कि मैं आपको आपके बैलेंस, कितना बैलेंस है, 75 का डील हुआ था, 75 में से उसने 7 करोड़ ऑलरेडी पे कर दिया था, तो 68 करोड़ वो पे करता है। और फिर एक फाइनल सेल डीड बनती है। तो सेल डीड फिर बनाई गई 17 सितंबर को और मामला सेटल हो गया, पोजीशन हैंडेड ओवर, एवरीथिंग डन। अब ये जो अमर है इसके हाथ में जब हम कैपिटल गेन निकालेंगे, तो कैपिटल गेन किस दिन निकलेगा? जब सेल होगा फाइनल। तो सेल होगा तो सेल डीड बन गई, तो कैपिटल गेन आएगा। तो अपन स्टैम्प वैल्यू जो है वो किस दिन का पकड़ेंगे? स्टैम्प वैल्यू विल बी टेकन एज द डेट ऑफ ट्रांसफर, सो दिस इज द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर ये ट्रांसफर है तो स्टैम्प वैल्यू भी अपने को 17 तारीख का देखना पड़ेगा। अब इस बीच में क्या हुआ कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से स्टैम्प वैल्यू बढ़ गई। यहां कितनी थी स्टैम्प वैल्यू? 74 लाख। लेकिन यहां पर 17 सितंबर को स्टैम्प वैल्यू हो चुकी है 93 करोड़।
गवर्नमेंट भी रिवाइज करते रहता है ना स्टैम्प वैल्यू, तो स्टैम्प वैल्यू हैज गॉन अप, स्टैम्प वैल्यू हैज गॉन अप टू 93 करोड़। तो अब प्रॉब्लम पैदा हो गया। प्रॉब्लम यह है कि अपन सेल कंसिडरेशन क्या ले, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन वो तो फिक्स्ड है 75, तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 75, उसको कंपेयर जो करेंगे तो कौन से स्टैम्प वैल्यू से कंपेयर करेंगे, स्टैम्प वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट 74 या स्टैम्प वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल सेल दैट इज 93। यानी हम स्टैम्प वैल्यू 74 पकड़े कि 93 पकड़े, कौन सा पकड़े? अगर 93 लेंगे तो 93 फिर सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। तो असेसी चिल्लाएगा, असेसी बोलेगा भैया मेरा जो डील हुआ था ठीक है, पैसे बाद में मिले, ठीक है सेल डील बाद में बना, लेकिन मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस पर्सन के साथ वो तो उस रेट के हिसाब से होगा ना जो उस वक्त प्रिवेलिंग था। 10 अक्टूबर को जो रेट प्रिवेलिंग था मार्केट रेट के हिसाब से, मैंने तो उसमें डील किया। अब आप बोलोगे कि ये स्टैम्प वैल्यू पकड़ो तो मैं तो मर जाऊंगा, वाई शुड आई पे टैक्स ऑन एडिशनल अमाउंट? तो गवर्नमेंट ने कहा या दिस पर्सन हैज लॉजिक। इस बंदे ने जो डील किया वो तो 10 अक्टूबर को किया, और 10 अक्टूबर को जो उनके बीच में डील हुआ वो 75 का हुआ। तो भैया आप कैश ले रहे नहीं ले रहे ये जो सब है डिपेंड्स अपॉन के भाई मार्केट वैल्यू कितना है और आप कितने में डील कर रहे हैं, तो वो तो इस हिसाब से जो स्टैम्प वैल्यू था उसी से कंपेयर करके समझ में आएगा ना। आप 6 महीने 8 महीने 12 महीने बाद का तो स्टैम्प वैल्यू लेके कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टैम्प वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन एसएससी को एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, उसने जो डील 10 अक्टूबर को किया उसको तो उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा पॉइंट है, दम है यार, इसकी बात में दम है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल पहले बना है, तो उन्होंने 50C में अमेंडमेंट लाए, उसमें प्रोविजो ऐड किया और कहा कि अगर एग्रीमेंट पहले हुआ है, सील डीड बाद में होता है लेकिन एग्रीमेंट पहले हुआ है, एंड यू हैव रिसीव्ड एनी कंसिडरेशन बाय एनी मोड अदर देन कैश एक्सेप्टेड नहीं है उसको छोड़ के, यानी बैंक, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह से अगर आपको पेमेंट मिला होगा आरटीजीएस वगैरह से, एग्रीमेंट के दिन या उसके पहले, एग्रीमेंट के बाद नहीं, द पेमेंट शुड हैव बीन रिसीव्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जैसे यहां पर है और चेक से है, तो हम ये मानेंगे, गवर्नमेंट कहता है हम ये मान लेंगे कि यस द एग्रीमेंट इज डन। और फिर एग्रीमेंट के दिन का जो स्टैम्प वैल्यू है उसी को कंसीडर किया जाएगा। अब देखो गवर्नमेंट का कहने का मतलब तो यही है कि एग्रीमेंट अगर पहले हुआ है तो हम एग्रीमेंट के दिन का लेंगे, लेकिन अगर सिर्फ वो इतना लिख देते कि हम एग्रीमेंट के दिन का स्टैम्प वैल्यू लेंगे, तो सभी लोग क्या करते कि जब भी अपने को टैक्स बचाना है तो अपन बैकडेटेड एग्रीमेंट्स बनाते हैं। यानी आप मेरे पास आ जाए परचेज करने, हमारा डील आज हुआ और हम एक पुराना स्टैम्प पेपर निकालेंगे, 3 साल पुराना स्टैम्प पेपर, उस पर एक एग्रीमेंट बना लेंगे। 3 साल पुराने स्टैम्प पेपर लोग जमा करके रखते पुराने स्टैम्प पेपर, उसको यूज करके उस पर लिख देंगे कि मेरा और आपका एग्रीमेंट हुआ, तो बैकडेटेड हो जाएगा ना, फिर 3 साल पुराना स्टैम्प वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ऐसे तो फिर सभी लोग करने लगेंगे, everyone will enter into a backdated agreement to sell, तो लफड़ा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि हम एग्रीमेंट के ऊपर क्या डेट लिखा है उससे अपने को मतलब नहीं है। अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि वाकई में 3 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था, तो कुछ पैसे भी तो मिले होंगे, वो पैसे मिले क्या इससे हम साबित करेंगे, इसको हम प्रूफ मानेंगे कि पैसे मिले थे क्या, डिड यू रिसीव मनी। अच्छा अपन लिख देंगे कैश मिला था तो गवर्नमेंट कहता है कैश तो कोई भी लिख सकता है, पता कैसे चलेगा कैश मिला था, प्रूफ क्या है? तो प्रूफ तो तभी होगा जब बैंक अकाउंट में पैसे आए थे, क्योंकि बैंक अकाउंट तो बैकडेटेड जाके चेंज नहीं कर सकते ना, तो उसको उन्होंने प्रूफ माना। तो ये पेमेंट जो यहां वर्ड यूज किया है ना, ये प्रूफ है, दिस इज द प्रूफ दैट यस द एग्रीमेंट वाज वैलिड, इट वाज मेड एट दैट टाइम बिकॉज यू हैड रिसीव्ड द पेमेंट। तो पेमेंट ये साबित करता है कि एग्रीमेंट हुआ था। तो अगर ऐसा है तो फिर अपन एग्रीमेंट के दिन का जो स्टैम्प वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे, ना कि एक्चुअल सेल डीड वाला। लेकिन मान लो अगर एग्रीमेंट तो बनाए थे लेकिन पैसे मिले नहीं थे या पैसे बाद में मिले, तो फिर ये एग्रीमेंट का डेट हम नहीं लेंगे, फिर अपन सीधा
स्टैम्प वैल्यू किस दिन का लेंगे, एक्चुअल सेल डीड, फिर इसको लेंगे 93। गॉट इट? तो वो देखो पूरा पैराग्राफ उसी के लिए, that where the date of agreement fixing the value of consideration and the date of registration are not the same. The stamp duty value may be taken as on the date of agreement of transfer. Agreement जिस दिन है उस दिन का अपन stamp value consider करेंगे, and not the date of registration for such transfer in those cases, condition देखो, in those cases where amount of consideration or a part thereof has been received by way of account pay check or bank draft or electronic clearing system, ECS के थ्रू, RTGS वगैरह के थ्रू, on or before the date of agreement, on or before the date of agreement. समझ में आ रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट भी बोला है इन्हें, कभी कभी कैश RTGS भी होता है, मैं किसी बैंक में जाके कैश जमा करूंगा और बोलूंगा RTGS तुम्हारे अकाउंट में कर दे, वो एक्सेप्टेड नहीं है, इट शुड बी थ्रू अ बैंक अकाउंट, तो एक्सेप्टेड है। तो वो है अकाउंट पे चेक या बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू पैसा अगर ट्रांसफर हुआ है, कब ट्रांसफर हुआ है, एग्रीमेंट या उसके पहले, जैसे हमने एग्जांपल में लिया। तो ऐसा है, सिंपल है। सो दिस इज टू अवॉइड द अनड्यू हार्डशिप, क्योंकि एसएससी की बात सही थी ना, लॉजिक तो सही था कि यार मेरा तो 2 साल पहले एग्रीमेंट हुआ, तो मैंने जो डील किया वो तो उस हिसाब से किया ना, उस वक्त का जो रेट चल रहा था उसके हिसाब से मैंने डील किया। तो आप आज का अगर स्टैम्प वैल्यू लेके कंपेयर करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा है। अच्छा, इसमें कुछ अब मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी समझा दूं। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ। The next point says stamp value is to be considered where stamp value is assessed or assessable under the Stamp Act. यानी वही जो मैंने समझाया था आपको, असेस यानी जहाँ स्टैम्प ड्यूटी लगता है वहाँ तो असेसमेंट होगा ही, लेकिन जहाँ स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता वहाँ भी असेसेबल करवाना पड़ेगा और फिर वो वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो वही नीचे लिखा है देखो, असेसेबल मीन्स द प्राइस विच द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी वुड हैव अडॉप्टेड और असेस्ड, वुड हैव, if it were referred to such authority for the payment of stamp duty, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force. Yani even if the that particular asset is exempt from stamp duty, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है गवर्नमेंट के। अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी आपको एक बात बता दूं कि ये स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि बहुत सारे एग्जेम्पशन जोन्स बनाता है कि ये जोन में हम स्टैम्प ड्यूटी रिकवर नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर भी हमको अगर ज़मीन बेचना है तो अपने को स्टैम्प वैल्यू असेसेबल करवाना पड़ेगा। अपने को जाकर अथॉरिटी को बोलना पड़ेगा कि आप प्लीज़ इस ज़मीन का स्टैम्प वैल्यू मेरे को निकाल के बताओ कि कितना आ सकता है आपके हिसाब से, और उसको कंसिडर करना पड़ेगा। Then the next point says the assessee may claim before the assessing officer that the stamp value exceeds the fair market value. अच्छा, अब ये जो पॉइंट है इसके लिए फिर से मेरे को आपको समझाना पड़ेगा, तो फिर समझते इस पॉइंट को। चलो, अब ये केस क्या है देखो, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक भी समझा दूँ और थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग भी समझा दूँ। ये मेरे पास एक ज़मीन है जिसका एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू, अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू यानी उस ज़मीन की जो कीमत चल रही है उस एरिया में। तो वो जो भी एरिया है हमारा, नरीमन पॉइंट बॉम्बे, मेरे पास वहाँ ज़मीन है 30 एकर्स, तो वहाँ पर कीमत जो चल रही है मार्केट के हिसाब से, रूलिंग मार्केट प्राइस, वो है 300 करोड़। अपन 300 पकड़ते हैं ना, करोड़ जाने दो, 300 का फेयर मार्केट वैल्यू। अब ऑब्वियसली मैं डील भी उतने में ही करूँगा, है ना। खैर, मेरा डील यानी कि एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ये हुआ, इट डिपेंड्स। कभी कभी मेरे को अगर बहुत जल्दी है बेचने की तो मेरे को थोड़ा डिस्काउंट देके बेचना पड़ेगा। अगर मेरे को कोई जल्दी नहीं है, कोई बिल्डर कोई जगह चाहिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं प्रीमियम चार्ज करूंगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट। मैंने अल्टीमेटली डील मारा 310 में, और यहां का स्टैम्प वैल्यू जो है, पहले अपने एडवांटेज वाला एग्जांपल लेता हूं,
जो गवर्नमेंट के हिसाब से स्टैम्प वैल्यू है इस जगह का, इस ज़मीन का, वो 230 है, 230 करोड़। तो देखो अपना डील तो 310 में हो रहा है, तो अब मेरे को बताओ कि अपन ने सेल डीड में कितना लिखना चाहिए। देखो मैं कोई टैक्स अवॉइडेंस नहीं सिखाता, लेकिन लोग क्या करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं टीचर हूँ, टीचर का काम है कि जो हो रहा है उसको समझाने का। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर सेल डीड कितने पे मारेंगे अपन? 310 पे? अरे नहीं, कोई भी इंसान सेल डीड कितने पे मारेगा? 230 पे ही मारेगा ना। तो ये जो एडवांटेज है ये अवेलेबल है फॉर टैक्स प्लानिंग, यानी टैक्स अवॉइडेंस बेसिकली, कि आप सेल डीड जो है वो स्टैम्प वैल्यू से कम में मत मारो, कम से कम जितना स्टैम्प वैल्यू है उतने में मार दो। तो 230 यहाँ पे आएगा, और 50C के हिसाब से भी अपन क्या लेंगे? एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प वैल्यू विच एवर इज हायर, तो दोनों सेम ही है, तो 230 लेना पड़ेगा। और बाकी जो है वो कैश एडजस्टमेंट में निपटा दो। तो बाकी कितना है? 80 को आप कैश एडजस्टमेंट कर लो। तो ये जो 80 है ये कैपिटल गेन में पकड़ा नहीं जाएगा। हाँ, इसको पकड़ने के फिर गवर्नमेंट के पास अलग तरीके हैं, वो मैं बताऊंगा वक्त आने पर कैसे कैसे गवर्नमेंट पकड़ता है। लेकिन यहां पर इस सेक्शन के अंदर 50C में ये 80 कवर नहीं होगा, तो आप बच गए। तो ये तो आपके तरफ का हो गया फायदा। अब दूसरी तरफ से देखते हैं, इसी को मैं मिटाता हूं। दूसरी तरफ ऐसा होगा कि अगर स्टैम्प वैल्यू मान लो कि 400 है, ऑफिसर पगला गया है, उसने स्टैम्प असेस किया, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, उन्होंने जो वैल्यू स्टैम्प अथॉरिटी वाले ऑफिसर्स, तो स्टैम्प अथॉरिटी जो है उसने बोला कि नहीं आपके ज़मीन का स्टैम्प वैल्यू तो 400 करोड़ होना चाहिए, तो उसने 400। अब मैंने सेल डीड कितने में मारा? मैं तो 310 भी मारूंगा ना, 310 से ऊपर तो मैं मार नहीं सकता। तो प्रॉब्लम ये आया कि कैपिटल गेन निकालने के लिए मेरा सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? DSC शॉर्ट में लिखता हूँ। तो DSC का मतलब है डीम्ड सेल कंसिडरेशन। तो मेरा डीम्ड सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? 400। एक्चुअल 310 या स्टैम्प वैल्यू विच एवर इज हायर, और वो भी 5% से ऊपर ही है। 310 का 5% कितना होता है? 310 का 105% होता है 325.5। ये तो 400 है, तो अपने को 400 लेना पड़ेगा। अब अगर 400 लेंगे और मेरे को रियल पैसा तो सिर्फ 310 ही मिला है, तो 90 करोड़ का कैपिटल गेन मेरे हाथ में नोशनल हो जाएगा। नोशनल कैपिटल गेन ऑफ 90 करोड़ जो मैंने कमाया नहीं है, ना तो कैश में ना कुछ, और मैं अननेसेसरीली उस पर टैक्स भरूंगा। बहुत नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी, बहुत ज्यादती है। अब इसका करेंगे क्या? क्या इसका कोई रास्ता है बचने का? यस, है रास्ता। तो गवर्नमेंट ने इसमें यह भी लिखा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि स्टैम्प वैल्यू ज्यादा है, तो असेसी जाके कंप्लेन करे। तो रास्ता ऐसा है, एवेन्यू इज लाइक दिस, कि असेसी will go and make an application to assessing officer for valuation. हम वैल्यूएशन का एप्लीकेशन डिमांड करेंगे, यानी एप्लीकेशन करेंगे कि वैल्यूएशन करो, आप इसका वैल्यूएशन करो, ये स्टैम्प वैल्यू जो है हम नहीं मानते, इसको 400 को हम नहीं मानते क्योंकि ये है ही नहीं ना, मार्केट की कीमत ही नहीं है उतनी वहां। तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करेगा एक वैल्यूएशन ऑफिसर को। तो वैल्यूएशन ऑफिसर्स भी होते हैं डिपार्टमेंट के, उनको अपॉइंट किया जाएगा, और ये वैल्यूएशन ऑफिसर जो है वो जाकर के हमारे लैंड का फेयर मार्केट वैल्यू असर्टेन करेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से जैसे देखो आप, यहाँ मार्केट वैल्यू कितना दिख रहा था अपने को? 300 दिख रहा था। तो वो भी जाके जब पूछेंगे आजू बाजू गांव वालों को सबको कि भैया ये ज़मीन कितने में जाएंगी, या क्या कीमतें चल रही है, क्या हो रहा है, तो वो भी इसी रेंज में कुछ निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिम, सपोज
द फेयर मार्केट वैल्यू इज 306 करोड़। बोलता है 306 ही है फेयर मार्केट वैल्यू, और अपना तो एक्चुअल जो है उससे भी ज्यादा ही है, 310 ही है। तो फिर अपन क्या करेंगे कि ये जो स्टैम्प वैल्यू था ना 400, तो वो 400 को रिप्लेस करके अपन 306 पकड़ेंगे। ये जो फेयर मार्केट वैल्यू वीओ असर्टेन करेगा उसको अपन इसकी जगह पे रख देंगे, स्टैम्प वैल्यू की जगह पे, और अब अपन कंपेयर करेंगे विच एवर इज मोर एक्चुअल। सो सेल कंसिडरेशन वुड बी एक्चुअल यानी 310 और द स्टैम्प वैल्यू यानी अब हो जाएंगे 306 विच एवर इज मोर यानी कि 310। और मान लो कि इसमें ये एक और लिख देता हूं कि अगर उसने कहा कि नहीं नहीं फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना वो तो 480 है 480 और पागल हो गया, तो फिर अपन इसको 480 से रिप्लेस करेंगे क्या 400 को? नहीं, उसको इग्नोर करेंगे। अगर वो स्टैम्प वैल्यू जो ओरिजिनल था उससे भी ज्यादा बोल रहा है तो उसको पागल मारेंगे, भैया तू सो जा जाके, वी विल इग्नोर दिस, वी विल नॉट कंसिडर दिस। तो अगर वो 400 या उससे कम है तो कंसिडर करेंगे, 400 के ऊपर है तो कंसिडर नहीं करेंगे। ओरिजिनल स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम है तो कंसिडर करेंगे, ज्यादा है तो कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसको इग्नोर करेंगे। फिर अपन 400 ही लेके चलेंगे, तो फिर ये 400 ही लेंगे, अपन 400 ही लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, तो आंसर आएगा 310 या 400 विच इज मोर यानी कि 400। तो एक यू कैन से एवेन्यू अवेलेबल है एसएससी के पास बचने के लिए कि अगर वो रियल में कहता है कि मेरे ज़मीन का फेयर मार्केट वैल्यू 400 है ही नहीं, आप भेजो आपके ऑफिसर को, देखो, तो ऑफिसर आके देखेगा, और अगर एसएससी का कहना सही है, वाकई में फेयर मार्केट वैल्यू कम है, तो फिर वो बच जाएगा, है ना। तो ऐसा है। तो देखो, द एसएससी मे क्लेम बिफोर द असेसिंग ऑफिसर that the stamp value exceeds the fair market value, stamp value exceeds the fair market value, stamp value जो है 400 वो fair market value से भी ऊपर है, इतनी कीमत है ही नहीं हमारी ज़मीन की। As on the date of transfer, provided the stamp value has not been disputed in any appeal or revision or reference before any authority, court or high court। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई कब कर सकते हैं, अगर अपन ने स्टैम्प एक्ट के अंदर जो स्टैम्प वैल्यू है उसको चैलेंज नहीं किया है। अगर हमने वो स्टैम्प एक्ट के अंदर इस वैल्यू को चैलेंज कर दिया है, 400 जो था ना उसको चैलेंज किया है कि हम स्टैम्प ड्यूटी क्यों भरे 400 पे, जो स्टैम्प एक्ट है, स्टैम्प एक्ट के अंदर अगर चैलेंज कर दिया है कि इतना वैल्यू है ही नहीं, तो फिर अपन यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं बोल सकते वैल्यूएशन निकालने के लिए, क्योंकि दो अथॉरिटीज, वहां भी आप केस करे हो और यहाँ भी आप बोलोगे कि वैल्यूएशन निकालो, तो टू ऑफिसर्स कैन नॉट डिटरमिन द सेम थिंग एट द सेम टाइम। एक डिस्प्यूट को दो अथॉरिटीज एक साथ डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए अब अपने को रुकना पड़ेगा। तो फिर इनकम टैक्स में क्या होगा कि अपने को 400 लेकर ही आगे चलना पड़ेगा और टैक्स निकाल के भरना पड़ेगा। और जब यहाँ पे ये कोर्ट जहाँ भी आपका चैलेंज था, इसका जब डिसीजन फाइनल हो जाएगा, तो वो फाइनल जो फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन होगी वहाँ, वो फिर अपन अप्लाई करके रिकम्प्यूटेशन करवाएंगे। और अगर वो 10 साल के बाद भी होता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 10 साल पुराने इनकम टैक्स असेसमेंट ओपन होगा, उसको रिकैलकुलेट किया जाएगा, टेकिंग द फाइनल स्टैम्प वैल्यू डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो वो ऑल्टरनेटिव रास्ता होता है कि आप वहां चैलेंज कर दो, और अगर आपने वहां चैलेंज नहीं किया है उसको, तो फिर आप यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर को बोलो कि भैया मेरा डिटरमिन करो तुम। सो इन सच केस द एओ मे रिफर द वैल्यूएशन टू वैल्यूएशन ऑफिसर, वीओ यानी वैल्यूएशन ऑफिसर, एंड वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू असर्टेन बाय वीओ इज मोर देन स्टैम्प वैल्यू। देखो पगला बोल रहा था 480 है जबकि स्टैम्प वैल्यू तो 400 है, देन स्टैम्प वैल्यू शैल बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फिर अपन जो स्टैम्प वैल्यू है ना 400 उसी को लेंगे, 480 को नहीं लेंगे। गुड। और नोट में दिया ये कि दिस इज सिमिलर टू 43 CA ऑफ बिजनेस हेड।
तो इस तरह से सेक्शन है 50C और उसमें एक केस भी दिया है कि 50C applies only to a capital asset being land or building or both. Lease rights in a plot of land are neither land or building or both, nor can these rights be included within the scope of land or building or both. 50C is not applicable in case of lease rights in plot of land. तो लीज राइट्स जो होता है ना, लीज राइट्स भी कैपिटल एसेट तो है, लीज राइट बेच सकते हो, उस पर कैपिटल गेन आएगा, लेकिन वहाँ 50C अप्लाई नहीं होता क्योंकि लीज राइट जो है वो कैपिटल एसेट तो है मगर वो लैंड या बिल्डिंग नहीं है, और 50C कहाँ लगता है, सिर्फ लैंड या बिल्डिंग में लगता है, तो लीज राइट्स में नहीं लगेगा। अच्छी बात है। और दूसरा एक पॉइंट है कि प्रोविजंस ऑफ 50C इज आल्सो एप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट्स कवर्ड बाय सेक्शन 50, यानी ब्लॉक वाले जो एसेट होते हैं ना, पढ़ा था अपने बिजनेस साइड में कि अगर बिल्डिंग्स का ब्लॉक है और वो बिल्डिंग आप बेचते हो तो 50C वहां पर भी एप्लीकेबल है, उसका भी अपन स्टैम्प वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो ब्लॉक में से जो माइनस करते हैं ना अपन एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो अगर स्टैम्प वैल्यू ज्यादा है तो आपको स्टैम्प वैल्यू फिर माइनस करना पड़ेगा और उससे कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। तो वो एक डीमिंग फिक्शन है। 2-4 डीमिंग फिक्शन है सेल कंसिडरेशन में, तो 50C इज वन। फिर उसके बाद 50CA करके है, ये भी डीमिंग फिक्शन है। ये किसके लिए, देखो स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अदर देन कोटेड शेयर्स। तो अदर देन कोटेड शेयर्स यानी कौन से, नॉन कोटेड शेयर्स। तो नॉन कोटेड शेयर्स को अपन अनलिस्टेड शेयर्स भी कह सकते हैं। तो अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स बेचोगे तो उसमें सेल कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा, तो वो देखो। तो उसमें कहता है कि वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन बाय एन एसएससी ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर is less than the fair market value of such share determined in such manner as may be prescribed, then full value of consideration is equal to fair market value of that share on the date of transfer. अब ये क्या दो, ये अनलिस्टेड शेयर्स के लिए। अब अनलिस्टेड शेयर्स में क्या होता है कि मार्केट वैल्यू तो होती नहीं है, क्योंकि मार्केट में लिस्टेड आज बीएससी एनएससी पे जो शेयर की कीमतें दिखती है वो लिस्टेड शेयर्स की दिखती है, कोटेड शेयर्स की दिखती है। लेकिन अगर हमारी कंपनी का शेयर लिस्टेड कोटेड है ही नहीं, तो उसमें यह हो सकता है ना कि आप बहुत कम में डील कर लो। आप बोलोगे आपका रियल वैल्यू ऑफ शेयर 700 रुपये है, आप सेल मार दोगे 25 रुपये में कैपिटल गेन को अवॉइड करने के लिए। कौन कैसे पता चलेगा कि हमने कम में किया, बाकी कैश वैश एडजस्ट कर लेंगे अपन, जो भी करना है कर लेंगे। तो ये पता लगाने के लिए गवर्नमेंट ने 50CA बनाया। उसमें बोला है कि अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो अपन फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो वो देखो वो भी दिया है। And the explanation says that for the purpose of this, quoted shares means the share quoted on any recognized stock exchange with regularity from time to time, where the quotation of such share is based on current transaction made in the ordinary course of business. इसको quoted बोलेंगे, जिसके रेगुलर ट्रेड्स होते रहते हैं और ट्रेडिंग की वजह से उसका प्राइस मार्केट में आता है, तो उसको कोटेड शेयर कहेंगे। अच्छा, कोटेड और लिस्टेड में डिफरेंस है। जो अनलिस्टेड शेयर्स है वो ऑब्वियसली अनकोटेड है, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो लिस्टेड तो है, यू हैव गॉट अ लिस्टिंग एग्रीमेंट विद द बीएसई, लेकिन क्योंकि उसमें कोई ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा तो वो अनकोटेड में आ जाता है। उसका कोट जो है, सेल कोट बाई कोट, वो वहां दिखेगा नहीं एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि उसका परचेजर ही नहीं है, कोई सेलर भी नहीं है, तो कोट नहीं आता, तो उसको अपन अनकोटेड शेयर कहेंगे। So even though it is listed, it may be unquoted. ठीक है। और इसका फेयर मार्केट वैल्यू जो बोला है निकालने का, तो वो अपन ने बिजनेस हेड में देखो पढ़ा था
सेक्शन 36 में था, लास्ट में एक पॉइंट था, उसमें वो रूल्स थे कुछ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के। यस, तो वही रूल यहां पे भी लगेंगे। फिर उसके बाद एक 50D है, ये भी तीसरा, फेयर मार्केट वैल्यू डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस। फेयर मार्केट वैल्यू को हम सेल कंसिडरेशन मानेंगे कौन से केस में, तो वहां देखो, where the consideration received or accruing as a result of transfer of a capital asset by assessee is not ascertainable or cannot be determined, इसको अंडरलाइन करो, नॉट असर्टेनेबल, जहां सेल कंसिडरेशन असर्टेन ही नहीं हो सकता कि कितना है, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स कुछ फॉर्मूला है, मैंने आपको कुछ दिया, एक एसेट दिया, उसके बदले में कुछ लिया, फिर बाद में लूंगा, फिर और कुछ लूंगा, तो अल्टीमेटली कितना लेने वाला हूं, क्या लेने वाला हूं, ये कहीं असर्टेन हो ही नहीं सकता, अनअसर्टेनेबल है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सेल कंसिडरेशन नहीं है सेल कंसिडरेशन है, मगर कितना है ये पता नहीं चल रहा। तो देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत सिंपल एग्जांपल है। मेरे पास एक बिल्डिंग है, बहुत ही प्राइम लोकेशन में, सिटी सेंटर में एक बिल्डिंग है, जो भी वहां बिजनेस चालू करेंगे उसका बिजनेस धड़ाके से चलने वाला है। मेरा भी खुद का बिजनेस था, मैंने बंद कर दिया है, बहुत चलता था, तो पैसे ज़्यादा कमा लिए इसलिए बिजनेस बंद कर दिया। अब क्या करना है, रिटायर्ड लाइफ जिएंगे आराम से, दुनिया घूमेंगे, तो मैंने बिजनेस को बंद कर दिया। लेकिन अब वो बिल्डिंग है, क्या करूं, तो मैंने कहा चलो बिल्डिंग बेच डालते हैं। अब बिल्डिंग बेच दूंगा तो आज की कीमत उसकी है 50 करोड़, 50 करोड़ की बिल्डिंग है। मैंने कहा यार मेरे को 50 करोड़ नहीं चाहिए, आज के 50 करोड़ ले लूंगा तो क्या मतलब। तो मैंने ऑफर निकाला कि जो भी मेरी बिल्डिंग खरीदेगा और यहाँ बिजनेस चालू करेगा वो मुझे आज 20 करोड़ देगा, और उसके बाद अगले 10 साल तक वो जो पैसे कमाएंगे इस बिल्डिंग से, उसके प्रॉफिट में से 15% मेरे को देगा हर साल, 15% एवरी ईयर, 10 साल तक, अमाउंटिंग टू वॉट एवर इट मे कम। अब प्रॉब्लम देखो, मैंने बिल्डिंग बेचा क्या आपको, यस, बिल्डिंग तो बेच दिया है, कंसिडरेशन क्या है, 20 करोड़ तो है, उसके अलावा 15% ऑफ योर प्रॉफिट, यू आर द बायर, योर जो भी तुम प्रॉफिट कमाओगे उसका 15% मैं लूंगा अगले 10 साल तक। अब मेरे को बताओ कि आज की तारीख में ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर हमें पता कैसे चलेगा कि अगले 10 साल में 15% कितना होने वाला है। ये कब पता चलेगा, जब 10 साल कंप्लीट होंगे। तो क्या कैपिटल गेन 10 साल के बाद निकालेंगे नहीं, कैपिटल गेन तो आज निकालना है, टैक्स तो आज लगाना है। तो वो केस होता है नॉट असर्टेनेबल। ऐसे बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, आपके दिमाग में भी कुछ एग्जांपल्स आएंगे कि जहां कुछ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स है बायर और सेलर के बीच में, जिसकी वजह से सेल कंसिडरेशन असर्टेन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में उस एसेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है उसको अपन लेते हैं। द फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टेकन एज द कंसिडरेशन। ये भी सिंपल है। तो ये तो था सेल कंसिडरेशन, 3 डीमिंग फिक्शन है। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल सेल कंसिडरेशन यू विल टेक 3 डीमिंग फिक्शंस, 50C फॉर लैंड बिल्डिंग, 50CA एंड 50D। उसके अलावा फिर एक छोटा सा पॉइंट वो भी देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर माइनस करने पड़ते हैं ना, वो दिया है। तो उसका एग्जांपल वही है, सब आपको मालूम है, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, लीगल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा। लेकिन वो डायरेक्टली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर होने चाहिए, एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रांसफरिंग दैट एसेट, तो उसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है, जो शेयर्स वगैरह में लगता है, अगर आप शेयर बेचोगे तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है ना, STT, उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, याद रखो। STT का गवर्नमेंट ने साफ डिडक्शन डिसअलाउ किया हुआ है, STT का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। गुड, तो यहां पर फिर अपन लेंगे ब्रेक। तो अभी अपन नेट सेल कंसिडरेशन पे पहुंच चुके हैं। ओके, अब अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और उसमें इंडेक्सेशन वगैरह कैसे होता है, ये पूरा लॉजिक आपको समझ में आएगा।
ओके